बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज़। आज हम कुछ माजी में जाएंगे। आज जो भी सियासी हालात हैं और जिस तरह से इदारों पर तनकीद है, इसका एक माजी भी है। मैं बात कर रहा हूँ 99 की, जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की दूसरी गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हुई और एक मुकदमा बना हाई जैकिंग का। उसमें मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात थे। नवाज शरीफ पर यह भी इल्ज़ाम आया कि उस वक्त के आर्मी चीफ़ को माजूल किया गया। इसकी कितनी हकीकत है, ये कितना अफसाना है, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मदर अब्बास साहब मौजूद हैं। आंखों देखा हाल उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मदर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। मदर भाई 99 नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का जाना और फिर जिस तरह से हाई जैकिंग का केस बनना, आपने वो तमाम कवर किया हुआ है। आंखों देखा हाल ज़रा पब्लिक को बता दीजिए। देखिए, शायद वो जो था 99 में, यानी 12 अक्टूबर को तो एक्शन हो गया था, लेकिन उससे पहले भी इस तरह की ख़बरें आ रही थी कि जिससे लग रहा था कि जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान एक तनाव पैदा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसमें अगर आप याद होगे, ग़ालिबन कोर कमांडर कोयटा जो थे, उनका मसला भी सामने आया था और उस वक्त भी बहुत सी, ग़ालिबन तारिक परवेज़ नाम था उनका, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसका भी एक मसला सामने आया था उनका। और फिर इस तरह की तो ख़बरें तो आ रही थी कि मामला गड़बड़ है। और फिर जो कुछ हुआ, उससे पहले मुशर्रफ साहब ने जाने से पहले, अपना कोलंबो जाने से पहले, उन्होंने अपने करीबी साथियों को बुलाया, जिनमें जहाँ तक मेरी मालूमात हैं उसमें जनरल अजीज़ थे, कोर कमांडर रावलपिंडी, जनरल महमूद थे, और ग़ालिबन ISI या MI के चीफ़ थे उस वक्त जो थे, उनका नाम मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, लेकिन 4-5 लोग थे। जनरल उस्मानी उसमें उस वक्त ऑन बोर्ड नहीं थे, जो कराची थे, लेकिन उनको बाद में ज़ाहिर है ऑन बोर्ड ले लिया गया था। और मुशर्रफ साहब जो है वो ये कहकर रवाना हुए थे कि अगर कोई वज़ीर आज़म की तरफ से, ग़ालिबन उनको ख़दशा था या उन्हें रिपोर्ट्स मिली होंगी, ज़ाहिर सर जंग चल रही थी कि उनको हटाया जा सकता है, तो उन्होंने अपनी जो है वो करीबी साथियों को अलर्ट कर दिया था कि अगर कोई ऐसा एक्शन होता है तो उन्हें क्या करना है, जो कि उन्होंने किया। फिर उसके बाद, उससे पहले कुछ अर्से पहले उन्होंने, उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने एक बात बड़े वाज़े तौर पे कहलवाई थी शहबाज शरीफ के थ्रू। ज़ाहिर है नवाज शरीफ, जनरल मुशर्रफ ने शहबाज शरीफ को ये कहा था कि टेल योर ब्रदर दैट आई एम नॉट जहांगीर करामत। यानी उनका ख्याल ये था कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, वो दे दूँगा, तो इस तरह की कोई बात नहीं। तो एक बिल्कुल वाज़े था कि कोई एक ना एक जाएगा। अब जो कुछ हुआ, 12 अक्टूबर को ग़ालिबन दिन से ही एक्टिविटी शुरू हो गई थी, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में एक्टिविटी शुरू हो गई थी। जो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सईद मेहदी साहब, और उनकी ग़ालिबन किताब भी आने वाली है, उसमें उन्होंने इन वाक़यात का शायद ज़िक्र भी किया है, और वो गिरफ़्तार भी हुए थे, मुकदमे में थे। उनका ये कहना था कि उस दिन ग़ालिबन मैं जब पहुंचा हूं एयरपोर्ट पे, नवाज शरीफ साहब कहीं से आ रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि सेक्रेटरी डिफेंस को कॉल कर लो, ये कर लो। तो मेहदी साहब ने मुझे बताया था कि उन्होंने कोशिश की मियाँ साहब से, और यहाँ तक कहा उन्होंने कि अगर आप कोई फ़ैसला ले भी रहे हैं तो कम से कम शहबाज शरीफ और चौधरी निसार से डिस्कस कर लें, एतमाद में ले लें, जो उस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में ही मौजूद थे, लेकिन उस कमरे में नहीं थे जिस कमरे में ये सारा कुछ फैसला हुआ। तो उन्होंने बकौल सईद मेहदी के उन्होंने कहा कि उसका वक्त अब निकल गया है। और फिर उन्होंने ये जो है लेटर, इसी तरह का एक लेटर उन्होंने जहांगीर करामत के लिए भी तैयार किया था, लेकिन जहांगीर करामत ने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया था। तो फिर उसके बाद जो ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब थे, DGI जो थे, उनको जब उन्होंने ये ऐलान हुआ और फिर टेलीविज़न पे चला, तो उसमें वाज़े हो गया था कि नवाज़ शरीफ या उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी नवाज़ शरीफ साहब की, उसने तो एक्शन ले लिया है।
और उसने जनरल मुशर्रफ को माजूल कर दिया। उन्होंने तो एक्शन ले लिया, लेकिन फिर जो मुशर्रफ साहब बाद में ये भी कहते थे कि ये कू नहीं था, ये काउंटर कू था। तो उनका ख्याल ये था कि कू तो नवाज शरीफ ने कर दिया था उनके बकौल, कि उन्होंने हटा दिया था। लेकिन ये अब ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख का अनोखा जो है वाक़या है कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आज़म थे उनको, और जिस तरीके से उन्हें हटाया गया, ना मुल्क में कोई मार्शल लॉ लगा, ना कुछ था। चंद आर्मी ऑफिसर्स गए और उन्होंने 1/2 अक्सरियत वाले वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया। अब उसके बाद जो कराची एयरपोर्ट पे जो थी उस वक्त, यहाँ गौस अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ सब मीटिंग भी हो रही थी, और यहाँ तक भी वो हुआ था कि जनरल मुशर्रफ आए तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए। उसमें उसके लिए शायद तैयारियां भी मुकम्मल थी, लेकिन फिर जल्दी एयरपोर्ट पे अंदाज़ा हो गया कि मामला बिल्कुल वो हो गया, बदल गया, पलट गया है सारा कुछ। तो ये फिर जो भी एक्शन हुआ उसमें ये सारे लोग गिरफ़्तार भी हुए, और मुशर्रफ साहब को उस वक्त तक यकीन नहीं था कि ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है। इसीलिए उन्होंने जब कराची के करीब तैयारा पहुंचा तो उन्होंने कंट्रोल टावर में अपने जो बाएतमाद साथी थे उनसे भी उस वक्त तक उन्हें ये यकीन नहीं था। तो उस वक्त जब ये फ़ैसला हो गया और सईद मेहदी ने नवाज़ शरीफ साहब से बिल्कुल आखिरी वक्त में भी कहा कि आप बराबर में ही हैं, शहबाज शरीफ और चौधरी निसार, इनसे बात कर लें, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं अब बस फ़ैसला हो गया। अच्छा, चौधरी निसार के भाई सेक्रेटरी दिफा थे उस वक्त शायद, इफ्तिखार अली गालिबन उन्होंने। तो फिर वो जब ये हो गया, एक्शन हो गया, तो उसके बाद फिर दूसरा एक्शन शुरू हुआ और उसकी क़यादत जनरल महमूद कर रहे थे। ज़ाहिर है बस ये एक्शन नहीं, ये तो फिर रिएक्शन हुआ ना। हाँ, रिएक्शन आप जो भी कह लें, लेकिन जो नवाज़ शरीफ साहब ने इक़दाम किया उससे बहुत से लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो आइनी इक़दाम था। वज़ीर आज़म को आइन के तहत ये इख्तियार हासिल था कि वो ये कर सकता है, उसमें कहीं इफ़ और बट नहीं है कि ये सूरत हाल हो। हाँ, ये बात की जा सकती है कि जी वापस आ जाते तो वो करते, लेकिन जो वाक़यात सामने हैं उनसे तो अंदाज़ा ये होता है कि अगर शायद हो सकता है कि वापस आके जनरल मुशर्रफ ही नवाज़ शरीफ साहब का तख्ता कर देते, क्योंकि अगर वो कोई आर्मी चीफ़ जो है अपने करीबी साथियों को ये कह कर गया हो कि अगर ये एक्शन हो तो इसका ये रिएक्शन वो करना है, तो वो खुद होता तो फिर क्या करता? वो हटा देते, जो भी तरीक़ा होता, हटाने का तरीक़ा होता या लड़ाई बढ़ती, जो भी था। मेरे ख़्याल में जो काउंटर एक्शन हुआ, जो जनरल मुशर्रफ के साथियों ने एक्शन किया, उसका कोई आइनी और कानूनी जवाब नहीं था। ये बहस होती कि जी नवाज़ शरीफ ने गलत हटाया है, ये सारी बहस अपनी जगह होती, लेकिन इस चीज़ का जवाब नहीं था। तो उसके बाद जब वो यहाँ कराची एयरपोर्ट की, जिस तरह गौस अली शाह साहब वगैरह ये तैयारी कर रहे थे और ये अहकामात थे गिरफ़्तारी के, लेकिन चंद घंटों बाद ही अंदाज़ा हो गया, PTV पर जो है वो कब्ज़ा हो गया और फ़ौज के कंट्रोल में आ गया PTV भी तकरीबन। और उस वक्त भी यही इत्तलात थी कि मज़हर भाई आपने सब आंखों से देखा एयरपोर्ट पे, कराची वाला जो वाक़या है वो आंखों से देखा। ज़ाहिर है इस्लामाबाद में जो दोस्त अहबाब थे, धक्के शक्के भी आपको लगे सुना? नहीं, धक्के वक्के का इतना मसला नहीं होता। ये तो देखिए, ये सब चीज़ें होती हैं, ये तो आप अगर इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इन चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए। और हमेशा ये कहा जाता है कि जब इस तरह का चीज़ हो तो जो कानून नाफिज करने वाले हैं उनसे झगड़ा नहीं मोल लेना चाहिए, क्योंकि ख़बर आपने लेनी है, उन्होंने नहीं लेनी। वो आपकी ख़बर ले लेंगे, आप उनसे बहस में उलझ जाएंगे तो आपके हाथ से ख़बर निकल जाएगी। तो कोशिश करनी चाहिए बीच बचाव करके कहीं से अगर आप निकल पाएँ वो निकल पाएँ। लेकिन उस वक्त जो कंट्रोल टावर पे एक लड़का बैठा था, यूसुफ अब्बास, वो मेरे स्कूल के ज़माने का, हम स्कूल में साथ पढ़े थे। वो बाद में मुझे पता चला कि यूसुफ अब्बास कंट्रोल टावर में था। उस बेचारे को भी काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ी। लेकिन उसके बाद जो ज़ाहिर है ये तो उसके मुकदमा, तो ये जो हाईजैकिंग का मुकदमा है ये तो उसके काफ़ी अरसे बाद बना, 2001/99। हाँ,
उससे पहले तो जिस तरीके से जो इस्लामाबाद में लोग बताते हैं कि जिस तरह ह्यूमिलिएट करके नवाज शरीफ साहब को, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को, इन सबको ले जाया गया और एक तरीके से नज़रबंद रखा गया इनको, वो एक ज़ाहिर अलग कहानी है। कुछ ये भी है कि जब नवाज शरीफ साहब को कराची मुंतक़ल किया जा रहा था तो जनरल महमूद का रवैया उनके साथ अच्छा नहीं था, उनके साथ हथकड़ी बंधे पीछे जहाज़ में जाके बैठने को कहा गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है आंखों देखा हाल नहीं है। जो आंखों देखा हाल है वो यही है कि कराची एयरपोर्ट जो है वो कम्प्लीटली टेक ओवर हो गया था, उसके बाद अंदाज़ा हो गया था। और जिस तरह जनरल मुशर्रफ को चूँकि यकीन नहीं था कि ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, तो जनरल मुशर्रफ ने अपने जो करीबी साथी है उनको कंट्रोल टावर पे बुलाया, फिर उन्होंने उनसे बाकायदा कोर्ट के मानों में उन्होंने पूछा, अपने जो उनके 2 डॉग्स थे उनके नाम पूछे उन्होंने, जिसको जो हमने तस्वीर बाद में देखी कि वो उनको लेके नीचे उतरे थे। तो ये सारी चीज़ें, तो चूँकि मुशर्रफ साहब को इस सब के बावजूद भी यकीन नहीं था कि ग्राउंड मतलब भाई कितना वक्त त्यारा ऊपर रहा हवा में? काफ़ी टाइम पे रहा, काफ़ी टाइम रहा। ये कहा गया कि इंडिया ले जाएं, ये कहा गया नवाज, ये तो सारी अब वो कहानियां हैं जो अनफोल्ड नहीं हुई ना। हालांकि यहाँ जो ब्लैक बॉक्स था वो यहाँ सिंध हाई कोर्ट में खोला गया था। वो मुझे जज गालिबन जस्टिस शाहिद नाम था, मैं सही भूल रहा हूँ। तो इनिशियल हियरिंग जब उन्होंने की तो बाकायदा रहमत हुसैन जाफरी नहीं थे पहले? रहमत हुसैन जाफरी तो स्पेशल कोर्ट के जज थे, लेकिन ये सिंध हाई कोर्ट में ये ब्लैक बॉक्स खोलने का जब मरहला आया था तो वो पहली मर्तबा, कम से कम मुझे याद नहीं पड़ता इसके अलावा मैंने कभी देखा हो या किसी ने भी देखा हो, लेकिन बाकायदा टेंट लगा के वो कर दिया गया कि पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ था और उसमें वो सारी चीज़ें ब्लैक बॉक्स खुला है, ब्लैक बॉक्स जो है तो उसमें ये सारी चीज़ें जो इंडियन फैक्टर है वो मुझे याद नहीं पड़ता कि उसमें आया हो। दूसरा ये कि उसके बाद जब ये मुकदमा चलना शुरू हुआ तो फिर जस्टिस समदानी गालिबन नवाज शरीफ साहब के वकील थे, उनके साथ ज़ाहिर उनकी पूरी एक टीम थी उसमें। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मुकदमे में, जितने अरसे चला मुकदमे में, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का कोई बयान नहीं है टोटल इसमें हायरिंग में कहीं, इसमें कहीं भी हियरिंग में उनको बुला के ना उनसे बयान। अच्छा, आपको एक बात और भी याद होगी, इनके वकील एक बार रात को कत्ल कर दिया गया था। जी 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 हाँ, एक बार। अब उसका ताल्लुक इस केस से था या किसी और केस से था, ये क्योंकि एमक्यूएम का मसला भी उस ज़माने में चल रहा था। लेकिन जो हाईजैकिंग केस पूरा हमने सुना उसमें कहीं भी जो हाईजैकिंग का वर्ड है वो कहीं इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। हाईजैकिंग तो, अगर हाईजैकिंग थी तो हाईजैकर कौन थे? ये तो नहीं होता कि ग्राउंड पे हाईजैकर्स हों जिस तरह कहा जा रहा था, और ग्राउंड पे अगर हैं तो कहीं से तो इंस्ट्रक्शंस जारी होंगी, तो कहाँ से इंस्ट्रक्शंस जारी थी। लेकिन खैर, इस बहस को अगर हम एक तरफ रखें भी, तब भी यानी जो मेन उस वक्त शख्स थे या उस वक्त जहाज़ में जिसे आप कह लें विक्टिम थे, वो तो परवेज़ मुशर्रफ थे। तो परवेज़ मुशर्रफ ने आके क्यों नहीं बयान दिया? जनरल परवेज़ अदालत में कहीं नहीं आए, अदालत में नहीं आए, उनको अदालत ना अलग से कोई बयान हुआ उनका। तो इस पूरे केस रिकॉर्ड में हमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का कोई बयान रिकॉर्ड किया हो उसमें। और जब वो ट्रायल चला मुख्तलिफ अंदाज में, और जिस दिन सज़ा होनी थी उस दिन ज़ाहिर है पूरा ये यहाँ क्लिफ्टन के पास ही थी। हाँ। स्पेशल कोर्ट लगी हुई थी। और रहमत हुसैन जाफरी साहब की अदरवाइज़ बड़ी अच्छी रेपुटेशन एज ए जज रेपुटेशन रही है उनकी, लेकिन उसमें हम जितने भी जर्नलिस्ट उस वक्त मौजूद थे कोर्ट रूम में, हमें ये महसूस हुआ कि पहले तो उन्होंने जो बाकी अक्यूज़ थे जिनमें शहबाज शरीफ, शाहिद खान, सईद मेहदी, ये सारे लोग थे, इन सबको बरी कर दिया था। लेकिन नवाज़ शरीफ को जब वो सज़ा सुनाने लगे तो उनकी आवाज़ में कहीं ना कहीं लुकनत आई उसमें। अच्छा। तो उसमें उसको महसूस किया गया, बाकायदा महसूस किया गया, और हमने आपस में डिस्कस भी किया कि हालांकि बड़े कॉन्फिडेंट जज थे और बहुत अच्छी तरह बड़ी अच्छी शोहरत थी, प्रोसीडिंग्स चलाई थी। फिर मुझे ये भी याद है कि जब
सज़ा सुनाई गई उम्र कैद की, तो मरीम नवाज़ ने कोर्ट रूम में खड़े होकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ नारा लगाया था। उसके बाद भी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी बाद में सामने आई कि उसके बाद ज़ाहिर है हाई कोर्ट में हुकूमत ने इन सज़ाओं को बढ़ाने की बात की, अपील की। जो बरी हो गए थे उनको उनके ख़िलाफ़ अपील की, और साथ में नवाज़ शरीफ की जो उम्र कैद की सज़ा थी उसको सज़ाए मौत में। लेकिन बाद में पता ये चला कि ये जो अपील फ़ाइल की गई थी ये जनरल मुशर्रफ की मर्ज़ी से नहीं की गई थी, जनरल मुशर्रफ से डिस्कस नहीं किया गया था, बल्कि उन्हीं के करीबी ज़राए बताते हैं कि एक वक्त में जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त जो राजा गालिबन राजा कुरैशी साहब थे उनसे ये पूछा भी था कि भाई ये आपने अपील क्यों कर दी, तो उन्होंने कहा जी सर नॉर्मल तरीक़ा यही है कि अपील करते हैं ना। उन्होंने कहा भाई एनहांसमेंट भी सज़ाए मौत वो। और फिर यहीं लांडी जेल में इनको रखा गया था। लांडी जेल में लांडी जेल का ये था कि नवाज़ शरीफ को जिस बैरक पे रखा गया था और बाकियों को बैरक में रखा गया था, तो दोनों बैरक्स का फासला था, एक अच्छा खासा फासला था। लेकिन शाम को ये होता था कि शाम को 1 या 2 घंटे इजाज़त होती थी कि एक दूसरे से कोई चबूतरा सा था उसमें आके बैठते थे और सब जो है गुफ्तगू किया करते थे। तो नवाज़ शरीफ साहब ने शिकायत भी की थी उस वक्त। जेलर गालिबन जो थे वो कमर शाह थे, कमर शाह भी बीच में रहे थे। फुल साहब को लाया गया था। हाँ। उसके बाद फिर आपको याद होगा अभी जो IG जेल खाना जात रिटायर्ड हुए हैं वो उनको बाकायदा लाया गया था, लाड़काना से यहाँ ट्रांसफ़र किया था। तो वो उनसे नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा था कि भाई मेरे कमरे का जो 1000 वोल्ट का बल्ब है वो सारी रात मेरे आँखों के छोटा किया जाए, वो किया जाए उस तरह। अच्छा एक मदर भाई एक चीज़ और, जब ये तमाम चीज़ें एयरपोर्ट पे हो रही थी तो कुछ इतला ये भी मेरे पास थी या आई हैं, दोस्तों ने कुछ बताया भी है, जनरल परवेज़ साहब के वालिद वहाँ आए थे और वो कुछ वहाँ की सूरत-ए-हाल देख के फिर अपनी गाड़ी में चुपचाप बैठ के चले गए। क्या ये आपके देखने में आया? नहीं, मुझे नहीं देखने में आया, क्योंकि इतना ज़्यादा सिक्योरिटी कॉर्डन थी और ज़ाहिर फ़ौज के कंट्रोल में, तकरीबन कराची एयरपोर्ट फ़ौज के कंट्रोल में था, तो आप को किसी किस्म की एक्सेस की इजाज़त थी नहीं। आए होंगे, मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई खबर। मुझे ज़रार खान ने इस बात को बताया था और उन्होंने कहा कि उनके वालिद भी आए थे और बड़ा ये ज़रूर थे कि उनके जो फैमिली थी उसमें उस पूरे चंद घंटों में, जैसे साहिबा मुशर्रफ वगैरह, उनकी जो बाकी फैमिली जो ग्राउंड पे थी वो खासी परेशान थी, और यकीनी तौर पे जब सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल आई तो फैमिली आई होगी। तो अच्छा मदर भाई, बहुत सारे चैनल पे आप हमेशा रहते हैं, लोगों से आपके अच्छे रवाबत भी हैं, मुशर्रफ साहब से आपकी मुलाकात हुई उसके बाद कभी? नहीं, मेरी मुलाकात उनसे एक इधर नहीं हुई थी, मेरी एक मरतबा उनसे मुलाकात अमेरिका में हुई थी। क्या कभी नदामत उन्होंने इस पर जाहिर की? नहीं, कभी भी नहीं। उन्होंने तो बहुत सी चीज़ों पे नदामत ज़रूर जाहिर की थी, लेकिन इस एक्शन पर नहीं की, कभी नहीं की। और उन्होंने जैसे मीडिया के हवाले से जो पाबंदी उन्होंने 3 नवंबर, वो कहते थे कि मैं खुद ही विक्टिम बन गया, इसका अपनी ही क्रिएशन का विक्टिम बन गया, वो ये दावा करते थे। और गालिबन मुझे ये गलत एडवाइस दी गई कि मैं मीडिया पे जो है सेंसरशिप इस तरह का लगाऊं, TV टॉक शोज़ को बंद करूं। और भी कुछ इक़दामात ऐसे थे जिसके, लेकिन कभी उन्होंने 12 अक्टूबर पर कभी नदामत ज़ाहिर नहीं की। 9 मई पे अपना 11 मई पे भी 12 मई पे नहीं, इन चीज़ों 12 मई को तो उन्होंने सेलिब्रेट किया था, तो 12 अक्टूबर पे उन्होंने कभी भी, वो तो उन्होंने कहा था कि और वो ज़ियाउद्दीन भट्ट से उनका एक पर्सनल वो भी नज़र आता था, जो अच्छा वो बहुत ही तनाव था। वो कहते थे ये बहुत ही लो की का अफसर है, इस तरह के उनके, तो उस पर कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि शायद मुझे 12 अक्टूबर नहीं करना चाहिए था, या 12 अक्टूबर उनके पास सबसे अच्छी चॉइस थी कि वो अगर ये नवाज़ शरीफ साहब ने ये किया था और उन्होंने ये इक़दाम कर भी लिया था, तो फिर असल चीज़ तो ये थी कि वो फ़ौरन इलेक्शन करा के। अदर भाई, आपने उसके बाद भी हुकूमत देखी नून लीग की, लेकिन 12 अक्टूबर के बाद जो उन्होंने पहली तकरीर की थी जिसमें उन्होंने अपना साथ
नुकाती एजेंडा हाँ। दिया था, उससे ये बात इस्टेब्लिश होती है कि मुशर्रफ साहब के दिमाग में कुछ चल रहा था, पहले से कुछ चल रहा था। वरना एक आदमी, एक एक्सीडेंट हुआ है ना एक तरह का, बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ है, उनको हटा दिया गया है, उनके जो साथी हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। तो उतने घंटों में जब वो टेक ओवर हुआ और वो फिर वापस आए, उस अरसे में उन्होंने ये भी फैसला कर लिया कि मैंने मुल्क को किस तरह चलाना है। ना उन्होंने इलेक्शन का जिक्र किया अपनी पहली तकरीर में, बल्कि पहली तकरीर तो कहते हैं कि वो ट्रैक सूट में थे, और पीटीवी की पूरी टीम जो है वो गालबन कोर कमांडर हाउस, इंडिया पहले से पक्की हुई थी। हाँ, बिल्कुल पक्की तैयार थी। वो नज़र आया ना उनकी पहली तकरीर सुन के। बल्कि ये भी हुआ कि उस वक्त जो पीटीवी की टीम थी, उसके जो उस वक्त हेड थे, जो टीम लेके गया सर वक़ार अज़ीम साहब, उन्होंने ये भी कहा कि मुशर्रफ साहब से मैंने कहा कि सर आपकी तकरीर से पहले कौमी तराना नहीं हो सकता। तो अच्छा, ये क्या वजह है, ये भी ज़रा नाज़रीन को बताओ। उन्होंने कहा, मुशर्रफ साहब ने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी आपकी क्या पोजीशन है इस वक्त, आप ना सदर हैं, ना आप चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यस, ना मतलब कानूनी कोई हैसियत उस तरह से नहीं। तो जो कौमी तराना किसी भी सरबराह मुमलिकत की तकरीर से पहले चलता है, तो आपकी तो पोजीशन ही वाज़ेह नहीं है कि आप इस वक्त हैं क्या। आप सिवाय इसके कि आप आर्मी चीफ हैं, इसके अलावा तो आप कुछ भी नहीं हैं। तो इसलिए फिर और उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब ने इस पर कोई गुस्से या उसका भी इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने तकरीर अपनी रिकॉर्ड हुई थी, उनकी तकरीर रिकॉर्ड की, फिर उन्होंने पीसीआर में जाके तकरीर सुनी अपनी, और फिर उन्होंने वहीं इनसे ही असर वक़ार अज़ीम वगैरह से पूछा कि कोई गलती तो नहीं हुई मेरी उसमें तकरीर के दौरान। तो उन्होंने कहा नहीं कोई तकलीफ। और फिर उन्होंने बाद में उसी रात या नेक्स्ट डे उन्होंने फिर शरीफुद्दीन पीरज़ादा को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि ये मुझे कल की तकरीर में ये एहसास हुआ कि मेरी पोजीशन क्या है इस वक्त। और फिर जिस तरह शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने माशाल्लाह हर ताले आज़मा को रास्ता दिखाया है, तो उन्हें भी रास्ता दिखाया और उनसे कहा कि आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन वो ले लें। और फिर जिस तरह हमेशा की तरह जुडिशरी ने उसको लेजिटिमाइज़ भी कर दिया और ये भी इख्तियार दे दिया मुशर्रफ को कि आप आइन में चाहें तो तरमीम भी कर सकते हैं चंद एक नुकात को छोड़ के। तो ये जो वो जो चीज़ थी, और ये सारी बातें इस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि बहरहाल जनरल मुशर्रफ के जहन में कुछ चल रहा था, दिमाग में कुछ चल रहा था, और वो शायद इन 7 नुकात को देख के अंदाज़ा होता है कि अगर नवाज शरीफ भी इक़दाम नहीं करते तो जनरल मुशर्रफ नवाज शरीफ का तख्ता कर देते। नून लीग की दोबारा गवर्नमेंट आई, आप बड़े गहरी नज़र रखते हैं, क्या कुछ उस तरह के इक़दाम उन्होंने किए या उनके दिमाग में कैसी बात? नून लीग जो है, नून लीग से बहुत से लोगों की अपनी राय है, लेकिन नून लीग का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में। अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में के बाद उनकी 2 हुकूमतें बनी हैं, एक 16 मई की और एक अब 8 फरवरी के बाद। जो भी जितना भी पीरियड रहा, इस दौरान मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपना ग्राउंड लूज़ कर गई, और उसकी वजह एक तो नवाज़ शरीफ साहब का मुल्क से बाहर रहना मुसलसल 3-3.5 साल, फिर उन 18 माह में जो हुकूमत की परफॉर्मेंस रही वो इतनी नाक़िस रही। उन सारी चीज़ों ने मुस्लिम लीग नून का पंजाब से वोटर छीन लिया। सर कंपेन तक नहीं चली। हाँ, कंपेन तक नहीं चली। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए इतना बड़ा सबक है। देखें, पीपल्स पार्टी का सिंध में है, पीपल्स पार्टी सिंध में इंटैक्ट है, कोई ज़्यादा सवाल भी नहीं उठते, पहले से है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने तीसरी मरतबा रिकॉर्ड कायम किया, तीसरी मरतबा जीत कर। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो इसी तरह की मोर और लेस रहती है। तो वो, लेकिन पंजाब जो था, पंजाब में बिल्कुल एक ग्राउंड सेट था। पंजाब में मुस्लिम 2022 से पहले पंजाब में मुस्लिम लीग नून को हराना बहुत मुश्किल था, बहुत मजबूत। तो इस लिहाज से मुस्लिम लीग नून ने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदा और उसमें खुद ही गिर गए। अब वो वज़ीर आज़म है, लेकिन वज़ीर आज़म लगते नहीं हैं। थैंक यू मदर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और सबसे बड़ा इंसान वो है कि जो गलती करके
उस पर नदामत भी ज़ाहिर करे, लेकिन हमारे यहाँ शायद इसका कोई रवाज ही नहीं है। मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए एस ए न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।